तो एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखते हैं पहला प्रश्न। ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? तो ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? ऑप्शन है लॉरेल हवर्ड, स्वाति बी बरुआ, रानी कश्यप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉरेल हवर्ड। जो लॉरेल हवर्ड है ये पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं। ऑप्शन, अब लॉरेल हवर्ड के बारे में देखते हैं हम। जो लॉरेल हवर्ड है इंग्लैंड की एथलीट है। ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं इस समय थॉमस बाच है। आधुनिक ओलंपिक जो खेल हैं इनकी शुरुआत 1896 से हुई यूनान एथेंस से, और भारत ने इसमें प्रवेश किया 1900 से। लेकिन उस समय पर भारत में अंग्रेजों का शासन था, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो उस समय एक अंग्रेज इंडो आंग्ल भारतीय, यानी कि एक भारतीय अंग्रेज जिसने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसलिए हम कह सकते हैं 1900 से। लेकिन वास्तविक रूप से भारत ने इसमें प्रवेश किया था 1920 से। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में एयरबॉर्न एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? एयरबॉर्न एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जापान, इजराइल। तो ये किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है इजराइल। इजराइल के द्वारा ही एयरबॉर्न एंटी ड्रोन लेजर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अब ये है क्या चीज़? तो जो इजराइल के द्वारा एयरबॉर्न लेजर गन की मदद से ड्रोन को टारगेट करने में सफलता प्राप्त की गई। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि हर देश ड्रोन के माध्यम से किसी आस पड़ोसी देशों पर या तो ड्रोन में कैमरा फिट करके उन पर निगरानी रखते हैं उनकी सीमाओं पर, या उस ड्रोन के द्वारा उसमें छोटे छोटे विस्फोटक सामग्री रख के उनसे विस्फोट किया जाता। तो इजराइल के द्वारा जो उनकी जो गन है उसमें लेज़र की मदद से उन ड्रोन को टारगेट करके उनको नष्ट किया जा सकता है। तो यह इसका जो नाम है एयरबॉर्न एंटी ड्रोन लेजर, जिसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण इजराइल ने किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 21 जून, 22 जून, 23 जून। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किस दिन मनाया गया है, इसका जो सही आंसर है 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया है। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अच्छा रहने लायक शहर कौन सा है? तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अच्छा जो रहने लायक शहर है वो ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर। तो इसका जो सही आंसर ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। यह जो रिपोर्ट है लिविंग इंडेक्स, ये रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में इस बार 111 शहरों को शामिल किया गया था। 10 लाख की आबादी से जो ज़्यादा वाले राज्य, यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो टॉप 3 शहर हैं जो सबसे अच्छे शहरों में गिने गए हैं, तो पहला बेंगलुरु, दूसरा पुणे और तीसरा अहमदाबाद है। और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में इस लिस्ट में इंदौर का नाम 9वें स्थान पर आया, यानी इंदौर 9वां स्थान है। अगला देखते हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो सबसे जो पहला आया वो आया बेंगलुरु, और जो सबसे लास्ट में आया यानी सबसे खराब शहर हम मान सकते हैं श्रीनगर और धनबाद दोनों को संयुक्त रूप से सबसे खराब शहर की संज्ञा दी गई है। 10 लाख से कम आबादी वाले टॉप 3 शहर में हैं शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, सिलवासा दादरा नगर हवेली की राजधानी है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे खराब शहर जो है वो है मुजफ्फरपुर बिहार का। तो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले में के 3 शहर बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और इंदौर का 9वां स्थान है, और सबसे अंत में श्रीनगर और धनबाद है। और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला, भुवनेश्वर और
सिलवासा है। और 10 लाख से कम की आबादी में सबसे खराब यानी सबसे अंत में जो नंबर आया वो है बिहार का। अगला और पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित किया है? तो हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित किया है भारत ने किस देश के साथ? ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका, चीन। तो यह किसके देश के साथ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठित किया है। अब यह है क्या चीज़? यह टास्क फोर्स अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। यह क्षेत्र उच्च प्रदूषणकारी औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित कर उन्हें कम करने में मदद करेगा और पृथ्वी को हरित ग्रह बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। यह टास्क फोर्स दोनों देशों के मध्य हाइड्रोजन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास को तीव्र करेगा। इस टास्क फोर्स का उद्देश्य हाइड्रोजन समाधान को किफायती बनाना है। तो नाम से जैसे प्रश्न में दिया हो हाइड्रोजन टास्क फोर्स, देखो हाइड्रोजन इस वैसे भी कहा जाता है भविष्य का जो ईंधन है, हम उसे हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन का ज्वलन ताप सबसे उच्च होता है। तो यह क्या है कि एक अच्छे, अब ये ज्वलन ताप क्या है? जैसे कि हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उस पदार्थ में अधिकतम पदार्थ जल के ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाए, वही उतना ही उसका ज्वलन ताप होता है। जो जितना अच्छा होगा उतना, जिस पदार्थ में जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी वो उतना ही अधिक चलेगा और यही उसका ज्वलन ताप कहलाता है। तो हाइड्रोजन अधिकतम हाइड्रोजन का 90% भाग लगभग जल जाता है। तो देखो जैसे कि अगर पूर्ण रूप से जल जाता है तो उससे क्या है कि प्रदूषण कम होता है। यही वजह है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। और भविष्य में हाइड्रोजन को एक अभी उसके उपयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि आपको याद हो तो भारत के दिल्ली में, जो भारत की राजधानी दिल्ली में HCNG के फ्यूल से एक बस सेवा शुरू की गई। तो HCNG, जिसमें आपने CNG तो पहले से सुना है, तो ये HCNG क्या है? CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो CNG गाड़ियाँ चल रही हैं वही। HCNG का मतलब यहाँ पर H से मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन CNG यानी HCNG हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि हाइड्रोजन को मिक्स करके इस तरह से भारत की पहली जो बस शुरू की गई है ये दिल्ली में शुरू की गई है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान किसे चुना गया? हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है मनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुरुष हॉकी टीम के जो कैप्टन है वो किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के नए कप्तान बनाया गया। अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। नोएडा शूटिंग रेंज का नया नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है चंद्रू तोमर, प्रकाशी तोमर, अंजलि तोमर, इनमें से कोई नहीं। तो ये नोएडा शूटिंग रेंज का जो नया नाम किसके नाम पर रखा जा रहा है? तो ये है चंद्रू तोमर। अब ये चंद्रू तोमर कौन है? तो चंद्रू तोमर को शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। अब इन्हें शूटर दादी क्यों कहते हैं? वजह यह है कि इन्होंने 60 वर्ष की उम्र, जिस समय पर हम अधिकतर लोग जॉब से भी रिटायर हो जाते हैं, उस समय इन्होंने इसमें जाने का फैसला किया। यानी कि 60 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग सीखी और इन्होंने देश के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई मेडल भी जीते। तो इसी वजह से इन्हें, इस उम्र की वजह से इन्हें शूटर दादी के उपनाम से जाना जाता है। अब ये बिलोंग कहाँ से करती हैं? तो ये चंद्रू तोमर जो शूटर दादी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जौहरी गांव से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 30 से अधिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती हैं। 30 अप्रैल 2021 को कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा शूटिंग रेंज का नाम इनके नाम यानी कि चंद्रू तोमर के नाम से रखने की घोषणा की है। ऑप्शन में जैसे आपको दिख रहा होगा चंद्रू तोमर के साथ एक दूसरा ऑप्शन भी दिख रहा है प्रकाशी तोमर। तो जो प्रकाशी तोमर है ये इनकी भाभी है। ये दोनों ही लोगों ने इस शूटिंग की और दोनों ही लोगों ने इसमें कई मेडल प्राप्त किए।
ऐसा नहीं है कि इस उम्र में ये सारी चीज़ें इनके लिए इतनी आसान थी। देखिए इस समय पर पहुंचने के बाद जब इन्होंने इस तरह का फैसला किया, तो इस तरह से कोई भी अगर इस उम्र में ऐसा कुछ सोचता है तो आसपास के या घर वाले लोगों को थोड़ा सा मजाक लग सकता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इन्होंने ये सब करने का फैसला किया तो स्टार्टिंग में इनके घर वालों ने भी इनको रोका गया, तो इनके लिए भी ये सफ़र इतना आसान नहीं है, और ऊपर से ये महिला भी, तो इसीलिए इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की। और इनके नाम से इन्हीं की इसी उपलब्धि और इन्हीं के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई। उस मूवी का नाम है सांड की आंख। तो इस नाम से इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई है। अब इनके नाम से नोएडा शूटिंग रेंज का नाम भी रखा जा रहा है चंद्रो तोमर। अगला और 8वां प्रश्न देखते हैं। एयरटेल ने 5G नेटवर्क के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? एयरटेल है जहाँ उसने 5G नेटवर्क के लिए किसी कंपनी के साथ समझौता किया। ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, BSNL ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो यह किसके साथ समझौता किया गया? तो ये किया गया है टाटा ग्रुप के साथ। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस संगठन के सहयोग से एक पोर्टल लॉन्च किया है? सॉरी, हाँ, हाल ही में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस संगठन के सहयोग से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है UNDP, WHO, UNO। किसके साथ किया है? तो ये UNDP पोर्टल लॉन्च UNDP संगठन के साथ मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कृषि और संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है भारत का? ऑप्शन है केन्या, फिजी, अमेरिका, ब्रिटेन। तो ये जो किसके साथ समझौता हुआ है, इसका जो सही आंसर है ये है फिजी। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक दी हुई है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।